जैसा कि सभी कहते हैं कि क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ लेते हो तो इकोनॉमिक्स लगभग कंप्लीट हो गई और इसके बाद से सिर्फ आपको अब सर्वेज पढ़ने हैं और गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट पढ़ने हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और इसे ख़त्म भी कर देंगे जल्दी ही। चैप्टर शुरू होती है इंट्रोडक्शन से। इसमें हमें समझाते हैं कि एडम स्मिथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। उसका से जॉन मेनर्ड केन्स जो कि द इकोनॉमिक consequences ऑफ द पीस 1919 और उनकी अदर बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में आती है। उसके बाद से कुछ टर्म्स को हम पढ़ते हैं जैसे कि इंटरप्रेन्योर्स, वो पीपुल हु एसोसिएटेड विद द फर्म एंड टेक मेजर डिसीजंस एंड बियर अ लार्ज पार्ट ऑफ रिस्क। उसके से नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, लेबर वेज, रेवेन्यू, अ मनी दैट इज अर्नड इज कॉल्ड रेवेन्यू। Investment expenditure, the expenses which raise productive capacity are examples of investment expenditure. Government, state, firms, the production units will be called firms. उसके बाद से इसका डिफिनेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी। इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस इंटरलिंकेज विच में एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी पेड़ को समझने जा रहे हो तो आप समझोगे उसकी शाखा, उसकी जड़, उसके पत्ते। यही है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर वहीं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते तो आप उस पेड़ के फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा को आप देख रहे होते। उसका से कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सीज एन इकोनॉमी एज ए कम्बिनेशन ऑफ फोर सेक्टर्स। वो फोर सेक्टर्स हैं हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। उसके साथ आते हैं दूसरे चैप्टर में, जो कि हमें बताता है कि 3 ways टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। वो क्या क्या है? प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और इनकम मेथड है। उसके बाद से हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जैसे कि फाइनल गुड। उसके बाद से हम पढ़ते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनका हम उपयोग करके अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाते जाते हैं। कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो कि हम डायरेक्ट कंज्यूम कर जाते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उसको कहा जाता है जिसे कंज्यूमर बहुत दिन तक रख सकता है अपने कामों के लिए, वो तुरंत कंज्यूम नहीं हो जाता। इंटरमीडिएट गुड्स वैसा प्रोडक्ट्स जो कि हम बनाते तो हैं रॉ मटेरियल से, लेकिन वो फिर रॉ मटेरियल ही बन जाता है, उसको फिर से किसी दूसरे फार्म में जाकर मॉडिफाई करते हैं और तब जाकर कहीं कंज्यूमर उसको यूज कर पाते हैं। उसके बाद से कहता है स्टॉक्स एंड फ्लोज। फ्लोज आर डिफाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और जबकि स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। वो कैसे? डिप्रिसिएशन, जैसे कि आप समझ सकते हैं रेगुलर वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। जैसा कि होता ही है, सारे मशीन कभी ना कभी ख़राब होते हैं क्योंकि वो काम करने के दौरान ख़राब होते रहते हैं। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है, इसे भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये कहता है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय ह्यूमन लेबर और रेन्यूमरेशन फॉर विच इज कॉल्ड वेज। वैसे ही कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट और लैंड के लिए रेंट। ओके। और वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो ये कहता है कि प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, मैक्रोइकोनॉमिक मॉडल। उसके बाद से दी स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल्स विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। जैसे कि कोई चीज़ अगर रह गया रॉ मटेरियल्स के रूप में या फिर बिक नहीं सका और अगले साल तक रह गया, उसे कहा जाता है इन्वेंट्री। ओके। इन्वेंट्री दो तरह के हो सकते हैं, अनप्लान्ड या फिर प्लान्ड। प्लान्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है, अनप्लान्ड में दिक्कत आ सकती है। उसके से अगर हम आगे बढ़ें तो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस जैसे कि भारत में है और वे निर्धारित करता है जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस एटसेट्रा। उसके बाद से आते हैं जीएनपी, जीडीपी। ये सब क्या है? देखो, जीएनपी को अगर समझना है तो ये समझो कि प्योरली अर्नड बाय नेशनल्स। मतलब कि जैसे कि नेशनल किसी हमारे कंट्री में जितना भी जीडीपी हुआ प्लस हमारे जितने भी नेशनल्स हैं पूरी दुनिया भर में वो कितना कमाए, और फिर माइनस कर दो जो विदेशी हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे जीडीपी में, इसी को कहा जाता है जीएनपी। वहीं अगर एनएनपी की बात करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अगर हम आगे बढ़ें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या है? तो ये एक वे है टू मेजर चेंज ऑफ प्राइस इन एन इकोनॉमी विच इज नोन
एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो भारत का बेस ईयर क्या है? भारत का बेस ईयर है 2011-12। आगे बढ़ें तो जीडीपी एंड वेलफेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, हाउ यूनिफॉर्मिटी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत में कुछ ही अमीर लोगों के पास सारा धन है, बाकी हम लोग गरीब हैं, इसके पास बहुत कम है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, मतलब कि वैसा काम हो रहा है जहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं और सरकार उसे देख नहीं सकती है। जैसे कि हमारे घर में महिलाएं काम करती हैं, खाना बनाती हैं, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। एक्सटर्नलिटीज़, मतलब क्या, समझो कि कोई कंपनी है, वो काम कर रही है, धूला उड़ा रही है, रिवर को ख़राब कर रही है, इसके साथ ही वहाँ के मछुआरे मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये इफ़ेक्ट हुआ एक कंपनी से दूसरे को, इसे कहा जाता है एक्सटर्नलिटीज़। अगर हम आगे बढ़ें तीसरे चैप्टर की ओर, जो कि है मनी एंड बैंकिंग, इसमें हम समझते हैं मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें, जैसे कि आप सुने होंगे रसिया और भारत के बीच में बार्टर सिस्टम के एक्सचेंज की बात चल रही थी, क्योंकि उन्हें स्विफ्ट बैंक से निकाल दिया गया। स्विफ्ट बैंक बहुत ज़रूरी ही टर्म है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरलिंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका बेल्जियम में है। और इसमें जैसे कि आपको मालूम होगा, बैटर सिस्टम के कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जैसे कि हम बहुत सारा गेहूं अगर कोई उगाता है कपड़े को खरीदने के लिए, तो बहुत सारा गेहूं नहीं रख सकता है कई दिनों तक, उसमें बहुत सारे कीड़े बन जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मनी जो है सो कहीं बेहतर साधन है। उसके से बार्टर सिस्टम की एक और दिक्कत है कि हम खोज नहीं सकते हैं वैसे आदमी को जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो और वो आदमी वही चीज़ की ज़रूरत कर रहा हो जो मेरे पास है। तो ये सब मनी जो है सो हेल्प करती है हमारे लिए। उसके बाद से आता है सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में हुआ था। ये इश्यूज करती है करेंसी, कंट्रोल्स करती है मनी सप्लाई, बैंक टू दी बैंक, और जिसके अंदर में कमर्शियल बैंक काम करते हैं, जैसे कि आरबीआई है, उसके अंदर काम करते हैं एचडीएफसी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सब हो गए कमर्शियल बैंक। उसके ऐसे कुछ टर्म्स और हैं जिन्हें हमें जानना है, जैसे कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ये सब। एसेट्स मतलब हो गया कि एसेट्स आर लोन्स गिवन टू पब्लिक, ये एसेट हो गया बैंक का, ठीक है। उससे जो कुछ वीवीआई टर्म्स हैं, जैसे कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो, वैसा कैश जो कि बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के द्वारा सुझाए गए रेशियो के आधार पर, ओके। और इसी आधार पर जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन वगैरह। उसके बाद से हो गया लेंडर ऑफिस लास्ट रिजोर्ट, दैट इज आरबीआई। टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आउटराइट एंड रेपो। आउटराइट मतलब विदाउट एग्रीमेंट, जबकि रेपो का मतलब हो गया रीपर्चेस एग्रीमेंट। रेपो बढ़ाकर और रेपो घटाकर सरकार नियंत्रित कर, जैसे कि अगर रेपो रेट घट जाए तो हमारे लोन्स जो है सो सस्ते हो जाएंगे। और हम जैसे कि अगर आरबीआई रेपो रेट रिड्यूस कर दे तो कार लोन्स, ईएमआई, ये सब सस्ते हो जाएंगे और हम बहुत सारा लोन्स लेना चालू कर देंगे, और फिर इससे बाज़ार में मनी जो है सो बढ़ जाएगी, सप्लाई उसकी। आउटराइट, विदाउट एग्रीमेंट, रेपो, रिपर्चेस एग्रीमेंट। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि डिस्क्राइब द फोर मेजर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, तो हाउस होल्ड, फर्म्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट। जबकि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो प्राइवेट ऑनरशिप, गोल ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स इन मार्केट टू मेक प्रॉफिट, यूज ऑफ लेबर। बार्टर सिस्टम के बारे में हमने जान लिया। उसके से क्या है कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है, तो जो मनी आपके पॉकेट में है वही है। व्हाट इज लीगल टेंडर, व्हाट इज फैट मनी, तो करेंसी नोट्स, कॉइन्स इशूड बाय ट्रस्टेड, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, इनके द्वारा जो दिया जाता है हमको नोट्स, ये सभी हो गए। हाई पावर्ड मनी क्या है, तो इसका मतलब है कि करेंसी प्लस रिजर्व में जो भी है वो सभी हाई पावर्ड मनी है। मनी मल्टीप्लाई क्या है, तो बैंक मेक्स मनी बाय ग्रांटिंग लोन्स, ओके। सो हाउ मच अ बैंक कैन ग्रांट लोन्स डिपेंड्स ऑन द डिपॉजिटेड मनी रेशियो डिसाइडेड बाय आरबीआई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आरबीआई का, CRR, रेपो रेट, SLR, रिवर्स रेपो रेट, एटसेट्रा,
ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।